कहां से सुन लिया? एक मिनट, कुछ बंद नहीं करना, चलने दो। घर से कंबल लाए, घर एसी बंद करा दो, पंखा बंद करा दो, गेट बंद करा दो, हैं? चलिए नेक्स्ट। अब हमारे पास एक क्वेश्चन कैरियोटाइप में से आता है ना। कई बार क्या होता है, ड्रोसोफिला का जीनोटाइप दिया जाता है, कई बार जीनोटाइप ना देकर कैरियोटाइप दिया जाता है। हम जब एक नॉर्मल कैरियोटाइप की बात करते हैं, जैसे अपन ह्यूमन की बात करते हैं, तो ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोजोम है? 23 पेयर। इन 23 पेयर में से जो 22 पेयर है, 22 पेयर तो क्या है? ऑटोसोम। और जो 23rd पेयर है, 23rd पेयर इज द एलोसोम। जनरली कैरियोटाइप में एलोसोम इज द लास्ट पेयर, एलोसोम इज द। लेकिन अगर फ्रूट फ्लाई की बात करते हैं, फ्रूट फ्लाई में कितने पेयर हैं? 4 पेयर में से जो पहला पेयर है वो क्या है? एलोसोम, पहला पेयर। और बाकी के जो 3 पेयर हैं वो ऑटोसोम है। जनरली कैरियोटाइप में एलोसोम इज द फर्स्ट पेयर और लास्ट पेयर, लेकिन फ्रूट फ्लाई में फर्स्ट पेयर जनरली। बट फ्रूट फ्लाई में, नोट करो, जनरली कैरियोटाइप में जो एलोसोम होता है वो लास्ट पेयर होता है, लेकिन फ्रूट फ्लाई के केस में ये एलोसोम फर्स्ट पेयर है। ठीक है, अब हम ड्रोसोफिला का कैरियोटाइप देखेंगे। कैरियोटाइप से आपको इसका सेक्स इंडेक्स निकालना होता है। कैरियोटाइप से सेक्स इंडेक्स कैसे निकलेगा, अब अपन वो सीखेंगे। ठीक है, देखो हम क्या करते हैं, एक्स क्रोमोजोम को बिल्कुल स्ट्रेट दिखाते हैं और वाई क्रोमोजोम को थोड़ा सा टेढ़ा दिखा देते हैं। ठीक है, तो अभी मैं केवल सेक्स क्रोमोजोम दिखा रहा हूं, आपको बताना है उसके सेक्स कंपोजिशन क्या है, एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स नॉट, एक्स एक्स वाई या एक्स वाई वाई। ठीक है, चलो बताओ। एक्स एक्स, गुड। एक्स नॉट, क्या बोलेंगे? गुड। एक बात समझ में आई? ओए दोस्तों, सेकंड फेज, सेकंड फेज। अब हम दिखाएंगे ऑटोसोम। अगर ड्रोसोफिला डिप्लॉयड है तो पेयर में कितने क्रोमोसोम होंगे? ट्रिप्लॉयड हो तो, टेट्राप्लॉयड हो तो। ये मैंने दिखाया यहां पर इस तरह से 2 क्रोमोसोम, मतलब ये ड्रोसोफिला क्या है? डिप्लॉयड है। तो इसका पूरा जीनोटाइप क्या हो गया? ए प्लस एक्स एक्स, है ना। चलो ये बताओ, ये बताओ, क्या बात, ये कौन सा पेयर हो गया? फर्स्ट। ये हमारा फर्स्ट और सेकंड पेयर से काम चल जाएगा। अब मैं बाकी सारे पेयर दिखाता हूं। थर्ड और फोर्थ पेयर पे हमें ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है। क्या फर्स्ट और सेकंड से हमारा जीनोटाइप आ जाएगा? नहीं आएगा, है ना। अब बाकी सारे देख लेते हैं। अब सारे डायग्राम पहचानने की कोशिश करो, सारे कैरियोटाइप पहचानने की कोशिश करो। अब आपको
कैरियोटाइप से इसका सेक्स इंडेक्स निकालना है। बोलो ये क्या कैरियोटाइप हो गया? ए प्लस, तो इसका SIR क्या आ गया? 1। तो सेक्स इंडेक्स नॉर्मल, बोलो जीनोटाइप, बोलो ए प्लस, अगर हमें कैरियोटाइप दे दिया जाए तो क्या कैरियोटाइप देखकर सेक्स इंडेक्स आराम से निकाल लोगे? अगर जीनोटाइप दे दिया गया तो पूछने लायक कुछ बचा ही नहीं। तो जनरली आपको दिया जाएगा तो कैरियोटाइप दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा आपको? तो इस तरह का डायग्राम दिया जाएगा। डायग्राम से आपको पहले क्या डिसाइड करना है? इसका जीनोटाइप। जीनोटाइप से क्या डिसाइड करना है? SIR। SIR से क्या आएगा? सेक्स इंडेक्स। क्या आएगा? ये बाकी सारा पेयर समझ में आ गया? हर पेयर में 2 क्रोमोसोम है ना, इसका मतलब ये ड्रोसोफिला डिप्लॉयड है। लास्ट में हर में 3 क्रोमोसोम आ गए, इसका मतलब ये ड्रोसोफिला ट्रिप्लॉयड। अपना बीच में कोई टॉपिक पेंडिंग है ऐसा कुछ याद है आप लोगों को? कोई टॉपिक पेंडिंग नहीं है ना? क्योंकि इसके बाद एक क्लास और अपने पास लास्ट, ठीक है, आज पेडिग्री शुरू कर देंगे। प्लांट ब्रीडिंग अभी नहीं है, पेंडिंग करनी है अभी। देखते हैं प्लांट ब्रीडिंग का कैसे करते हैं। देखते हैं, अभी पेंडिंग हो रहा है। हाँ बाकी बैच में करवाया सब में। कैसे काम करना है बात समझ में आ गई है ना? कैरियोटाइप अगर दे दिया जाए, वैसे 15 सालों से एक क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन लाला पिछले इंसेट में था, है ना, और अच्छे से था, तो रिस्क नहीं लेते यार। पिछले इंसेट से क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम कवर करके चल रहे हैं, है ना। जेनेटिक्स में, सेल बायो में, इकोलॉजी में क्वेश्चन फंसते हैं तो उसको हम पूरा कवर करते हैं, ठीक है। हेडिंग साइटोलॉजिकल डिटेक्शन, साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेक्स डिटेक्शन। साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेक्स डिटेक्शन। इसमें हमें किसके बारे में पढ़ना है? बार बॉडी। अब जैसे ये भी अपने एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन तुमको भी पता है यार, एक अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसमें से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। बार बॉडी, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय बार एंड बार्ट्रम। फर्स्ट ऑफ ऑल discovered by Barr and Bartram near the nuclear membrane of neuron, near the nuclear membrane of neuron in female cat, near the nuclear membrane of neuron in female cat, but it was absent in the male cat. Next line. It is a facultative heterochromatin. It is a facultative heterochromatin formed during early embryonic development
नेक्स्ट लाइन, गिव पॉजिटिव रिएक्शन in fusion test. Give positive reaction in fusion test. ब्रैकेट में साइटोलॉजिकल डिटेक्शन ऑफ डीएनए. साइटोलॉजिकल डिटेक्शन ऑफ डीएनए. आइए बोर्ड पर. ये जो मेन साइंटिस्ट था बार क्या कर रहा था, फीमेल कैट में न्यूरॉन को स्टडी कर रहा था. फीमेल कैट में न्यूरॉन को, तो न्यूरॉन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास इसे एक डार्क बॉडी दिखाई दी. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास क्या दिखाई दी, एक डार्क बॉडी. जब इसने इस डार्क बॉडी को फ्यूजन से स्टेन किया, तो फ्यूजन से स्टेन करने पर कैसी रिएक्शन आई, पॉजिटिव. फ्यूजन एक ऐसा केमिकल है जिसे डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए काम आता है. जब फ्यूजन के साथ रिएक्शन हुआ तो कैसी रिएक्शन आई, इसका मतलब है डार्क बॉडी किसकी बनी हुई है, अब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, दैट मीन इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम. न्यूक्लियस के अंदर डीएनए तो किस फॉर्म में, तो ये समझ में आ गया. ये जो डार्क कलर बॉडी दिखाई दे रही है ये एक क्रोमोसोम है. क्या है, लेकिन इसके बारे में और कुछ भी डिटेल नहीं बता पाए. इसके बारे में आगे सारी डिटेल किसने बताई, मैरी लियोन. किसने बताई, मैरी लियोन ने क्या बताया कि फीमेल में और मेल में एक्स क्रोमोसोम का नंबर अनइक्वल होता है. इक्वल है अनइक्वल है, फीमेल में कितने एक्स हैं, मेल में. क्या मैं नंबर की जगह एक दूसरा वर्ड यूज करूं, डोज. अरे डोज काफी जाना पहचाना वर्ड है भाई, 2 साल में ये तो झेल रहे हैं. वैक्सीनेशन की कितनी डोज लगी, डोज मतलब क्वांटिटी. तो क्या मैं कह दूं फीमेल में क्वांटिटी या डोज मेल के कंपेयर ज्यादा है, मेल के कंपेयर. तो इस क्वांटिटी को, इस डोज को कंपनसेट करने के लिए इन 2 एक्स क्रोमोसोम में से कोई एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाता है, इनएक्टिव. क्या हो जाता है, ये जो इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम होता है, इसी इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम को क्या कहा गया, देखा सबसे पहले किसने, लेकिन समझाया किसने, इसे कहते हैं डोजेज कंपनसेशन. क्या कहते हैं, क्या मेल और फीमेल में अब डोज कंपनसेट हो गई या नहीं हुई. डोज को लाला कंपनसेट करने के 3 तरीके हैं. कितने तरीके हैं, 3 तरीके में से एक तरीका है हाइपर एक्टिवेशन, एक तरीका है हाइपो एक्टिवेशन और एक तरीका है इनएक्टिवेशन. हाइपर एक्टिवेशन, हाइपो एक्टिवेशन और ये कौन है, फीमेल. ये हाइपर एक्टिवेशन में क्या होता है कि फीमेल अपना प्रोडक्ट नॉर्मल बनाएगी. फीमेल में एक्स क्रोमोसोम अपना प्रोडक्ट नॉर्मल बनाएगा, मेल में एक्स क्रोमोसोम हाइपर एक्टिव हो गया. तो बताओ क्या दोनों में प्रोडक्ट की क्वांटिटी सेम होगी या नहीं हुई. हाइपो एक्टिवेशन में क्या होगा, फीमेल में एक्स की एक्टिविटी कम हो जाएगी. क्या क्वांटिटी सेम होगी. और तीसरा तरीका क्या हुआ, ना तो हाइपर हुआ ना हाइपो हुआ, 2 एक्स में से 1 एक्स इनएक्टिव हो गया. 2 एक्स में से 1 एक्स क्या कंपनसेट होगा. तो कंपनसेट करने के कितने तरीके हैं. पहला तरीका ये फ्रूट फ्लाई ने किया, दूसरा तरीका ये सिनोरेप्टाइड्स में हुआ, तीसरा तरीका ये प्लेसेंटल मैमल्स में हुआ. किस में हुआ, तो बार बॉडी सभी का फीचर है या केवल प्लेसेंटल मैमल्स का फीचर है, केवल प्लेसेंटल मैमल्स. क्या हो गया, अच्छा कर रहे हैं, कहां डाउट है, डाउट आया ना, कहां डाउट आया. हम इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम को क्या कहेंगे, बार बॉडी. क्या कहेंगे, तो यहां बार बॉडी बनी या नहीं बनी, यहां बार बॉडी. तो ये तरीका किसने अपनाया, ड्रोसोफिला ने, सिनोरेप्टाइड्स ने या प्लेसेंटल मैमल्स ने.
तो बार बॉडी सभी का फीचर है या प्लेसेंटल मैमल्स का फीचर है? किसका फीचर है? अब अगर मैं बार बॉडी के नंबर की बात करता हूं तो बार बॉडी का नंबर हमेशा होता है x-1। कितना होता है? बोलो कितनी बार बॉडी है? एक। तो हमें यहां नंबर ऑफ बार बॉडी निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ। बोलो कितना है? मतलब देखा जाए तो कहीं बार बॉडी बन रही है और कहीं बार बॉडी। तो फिर इसकी जेनेटिकल स्टडी हुई कि यार ये कैसे जेनेटिकली कंट्रोल्ड है, कैसे जेनेटिकली। तो बार बॉडी बनाने के लिए एक्स क्रोमोसोम पर एक जीन होता है, इसका नाम है XIC। क्या नाम है? एक्स इनएक्टिवेशन सेंटर। चलो बोलो। ये XIC एक आरएनए बनाता है। क्या बनाता है? ये आरएनए नॉन कोडिंग आरएनए। कोडिंग है नॉन कोडिंग है? मतलब ये आरएनए प्रोटीन बनाएगा नहीं बनाएगा? ये आरएनए बनने के बाद एक्स क्रोमोसोम को सराउंड कर लेगा। एक्स क्रोमोसोम को सराउंड करने के कारण ये एक्स क्रोमोसोम एक्टिव हो गया, इनएक्टिव हो गया। इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम को कहा गया बार बॉडी। क्या कहा गया? क्या कहा गया? तो बार बॉडी बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? XIC कौन से क्रोमोसोम पर है? क्या इन सभी पे एक्स क्रोमोसोम है या नहीं है? मतलब सभी में XIC, पर कहीं बार बॉडी तो कहीं बार बॉडी। तो XIC की जो वर्किंग है ना लाला, वो क्वांटिटेटिव है। क्या है? XIC काम केवल कब करेगा? जब इसका नंबर एटलीस्ट 2 होगा। एटलीस्ट अगर एक ही XIC है तो काम करेगा नहीं करेगा? अब देखो सारे केस, पहले में काम करेगा नहीं करेगा? तो बार बॉडी काम, 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 बार बॉडी। कितनी बार बॉडी बनेगी हमेशा? क्योंकि एक एक्स जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। एक एक्स जिंदा रहने के लिए बहुत, तो एक एक्स फंक्शनल रहेगा, एक एक्स। बाकी की जो रिमेनिंग एक्स है वो फंक्शनल या नॉन फंक्शनल? अभी तक मैंने ये वर्ड समझाया, कोई डाउट? अब मैं फैकल्टी समझाऊंगा। ये जो फीमेल है, अच्छा किसमें बनेगी बार बॉडी जनरली? फीमेल में या मेल में? ये परमानेंट नहीं है लाला, टेम्परेरी है। परमानेंट टेम्परेरी है। इस फीमेल की बॉडी में जो जर्म सेल होगी, कौन सी सेल? यहां ये एक्स इनएक्टिवेशन रिवर्स हो जाएगा। एक्स इनएक्टिव रहेगा या वापस एक्टिव हो जाएगा? वापस। तो बोलो टेम्परेरी है या परमानेंट है? तो जो टेम्परेरी हेट्रोक्रोमेटिन होता है उसे क्या कहते हैं? तो बार बॉडी फैकल्टेटिव है या कॉन्स्टिट्यूटिव है? टीलोमियर और सेंट्रोमियर कॉन्स्टिट्यूटिव है। टीलोमियर और सेंट्रोमियर, लेकिन बार बॉडी टीलोमियर सेंट्रोमियर, बार बॉडी, बार बॉडी जनरली किस में बनेगी? नॉर्मल फीमेल या नॉर्मल मेल? नॉर्मल मेल में बार बॉडी है या नहीं है? लेकिन कुछ पिक्युलर केस है। ये लाला मेल है या फीमेल है? फीमेल है। बार बॉडी, बार बॉडी मतलब क्या बार बॉडी को देखकर कंफर्मेटली बता सकते हैं मेल है या फीमेल है? तो पहले बार बॉडी को सेक्स डिटेक्शन में यूज किया जाता था, लेकिन अब इसका कोई लॉजिक, क्योंकि कुछ एबनॉर्मल फीमेल है जहां बार बॉडी नहीं है और कुछ एबनॉर्मल मेल है जहां बार बॉडी है। कुछ एबनॉर्मल जहां बार बॉडी, कुछ एबनॉर्मल जहां बार बॉडी, बार बॉडी। तो अब बार बॉडी से सेक्स डिटेक्शन नहीं किया जाता है ना। कई बार आपको हेडिंग लिखी मिल जाती है साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब थोड़ा सी बात सोचो, क्या बार बॉडी डिसाइड कर रही है कौन सा सेक्स होगा, या सेक्स डिसाइड कर रहा है बार बॉडी बनेगी या नहीं बनेगी? तो अपने हेडिंग क्या लिखी पढ़ो, सेक्स डिटर्मिनेशन या सेक्स डिटेक्शन? सेक्स
बार बॉडी सेक्स डिसाइड करती है या बार बॉडी से हम सेक्स डिसाइड करते हैं? बार बॉडी को देखकर हम पहले सेक्स डिसाइड करते थे मेल है या, बार बॉडी डिसाइड नहीं करेगी मेल बनेगा या फीमेल, बार बॉडी डिसाइड करेगी या सेक्स डिसाइड करेगा? सेक्स डिसाइड करेगा बार बॉडी होगी या नहीं होगी, होगी या? तो जनरली सारी बातें छोड़ दो, नॉर्मल फीमेल में बार बॉडी है या नहीं है, और नॉर्मल मेल में? अब आप डाउट बोलो। आपसे सीधा क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता, आपसे पूछा जाता है टर्नर सिंड्रोम में बार बॉडी है या नहीं है? क्लाइनीफेल्टर में, जैकोब में, जैकोब नहीं है, जैकोब XYY क्रिमिनल मेल, क्रिमिनल सिंड्रोम याद है? और सुपर फीमेल में बार बॉडी, नॉर्मल मेल में, क्लाइनीफेल्टर में, नॉर्मल फीमेल में, टर्नर सिंड्रोम में, सुपर फीमेल में, सुपर मेल में। ये क्वेश्चन होता है, आगे समझिए, ये क्वेश्चन ज्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट लाइन। later on its formation is explained by the Mary Leon. Later on its formation were explained by the Mary Leon. According to Leon, dose of X chromosome are unequal in male and female. In order to compensate this dose, one of the two X chromosome become inactive in placental mammals. One of the two X chromosome become inactive in placental mammal. अंडरलाइन को, प्लेसेंटल मैमल। हम बच्चों याद रहेगा, बार बॉडी सभी का फीचर है या प्लेसेंटल मैमल का फीचर है? सभी का फीचर। किसका फीचर है? प्लेसेंटल मैमल्स। किसका फीचर है? एग्जाम्पल, फीमेल की वो सेल जहां बार बॉडी हमें बिल्कुल क्लियर देखने को मिलती है, न्यूट्रोफिल। ये आपने एनिमल टिश्यू में पढ़ा होगा। न्यूट्रोफिल में क्या कहते हैं? ड्रमस्टिक। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। न्यूट्रोफिल, न्यूरॉन, ओरल म्यूकोसा, वेजाइनल एपिथेलियम, ओरल म्यूकोसा, वेजाइनल एपिथेलियम। ये फीमेल की वो सेल है जहां हमें बार बॉडी बिल्कुल क्लियर देखने को। नेक्स्ट, नंबर ऑफ बार बॉडी, X-1, X माइनस, आप लिखो नीचे लाइन से, आपको बार बॉडी बतानी है। XX, जैसे मैंने लिखा ना, XX, XY, लाइन में ए लाला, एक लाइन में आगे बार बॉडी निकली है। XY कितनी है? X0, XXY, XXY, XYY, XXX। अब तुम्हें सीधा नहीं मिलेगा, तुम्हें सिंड्रोम से मिलेगा। समझ गए? तुम्हें सिंड्रोम से मिलेगा। सिंड्रोम का नाम देंगे, बार बॉडी है या स्पेशल पॉइंट। बार बॉडी इज नॉट फाउंड इन अ फ्रूट फ्लाई। Bar body is not found in the fruit fly, as X chromosome become hyperactive in male.
Next line. In germ cell of female, this X inactivation become reverse. In germ cell of female, this X inactivation become reverse. Last. Bar body is used to detect sex of the fetus. Bar body is used to detect sex of the fetus. Amniotic fluid is taken for it. हला एमनियोसेंटेसिस सुना वो सबने? तो एमनियोटिक फ्लूइड लेकर उसमें चेक होता है बार बॉडी है या नहीं है. अगर बार बॉडी है तो इन जनरल वो फीमेल है, और बार बॉडी नहीं है तो इन जनरल वो मेल है. एबनॉर्मलिटी छोड़ दें तो, एबनॉर्मलिटीज छोड़ दें तो जनरल केस की बात करें तो बार बॉडी दिखाई दे रही है तो वो फीमेल है, और बार बॉडी नहीं दिखाई दे रही तो वो मेल है. ह्यूमन जेनेटिक्स, नेक्स्ट टॉपिक लास्ट चैप्टर में. ह्यूमन जेनेटिक्स स्टडी और एनालिसिस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर. हाँ बेटा, जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ इन ह्यूमन बीइंग इज द ह्यूमन जेनेटिक्स. इन ह्यूमन बीइंग्स इज द, लिख लो आगे, स्टडी और एनालिसिस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन ह्यूमन बीइंग. अब आपको क्या करना है, वो काम ह्यूमन पे अप्लाई करना है तो क्या बन गई? ह्यूमन जेनेटिक्स. क्या बन गई? नेक्स्ट थिंग, लाइक द pea plant and fruit fly, like the pea plant and fruit fly, human cannot be taken as a experimental material because कई कारण है. पहला कारण, लाइफ साइकिल इज लॉन्ग. लाइफ साइकिल इज लॉन्ग. दूसरा, रिप्रोडक्शन रेट लो. तीसरा, सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस वन और रेयरली टू प्रोजेनी. नेक्स्ट, controlled cross are not possible. Controlled cross are not possible. अरे ह्यूमन में है क्या? तो फिर है. नेक्स्ट, many quantitative trait, many quantitative trait next,
Many genes express in the later phase of the life. कल डिस्कस किया था हमने, बहुत सारे जीन है जिनका एक्सप्रेशन लेट आता है, जिनका एक्सप्रेशन हाई नंबर ऑफ क्रोमोसोम, स्मॉल साइज सेल, हाई लेवल ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी। और भी बहुत सारे कारण पे चलते जाएंगे। कुल मिला के यार लमसम खत्म करो भाषा में, एथिकल इशू कहीं मर आ गया तो अगला एक्सपेरिमेंट उस पर होगा जिसने एक्सपेरिमेंट। तो ह्यूमन पे कभी भी जेनेटिक्स की स्टडी होगी या जेनेटिक्स अप्लाई होगी, डायरेक्ट स्टडी मेथड की फॉर्म में यूज। नेक्स्ट टाइम, फॉलोइंग अप्रोच आर यूज इन द ह्यूमन जेनेटिक्स। फॉलोइंग अप्रोच आर यूज इन द ह्यूमन जेनेटिक्स। पहला, पेडिग्री एनालिसिस। सेकंड, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। थर्ड, कैरियोटाइपिंग। स्टडी ऑफ ट्विंस। हमारे सिलेबस में दो ही हैं, पेडिग्री एनालिसिस एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पेडिग्री एनालिसिस एंड पॉपुलेशन, तो डालेंगे हेडिंग पहले पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस का बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग क्या है? फैमिली ट्री। मतलब क्या है? एक पूरा का पूरा रिकॉर्ड है, एक पूरा का पूरा। उस रिकॉर्ड से हमें यह आइडिया लगेगा कि वो जो डिसऑर्डर है, वो डिसऑर्डर ऑटोसोमल है या एलोसोमल, डोमिनेंट है या रिसेसिव। अगर किसी फैमिली पेडिग्री में, फैमिली हिस्ट्री में स्टडी करने, तो क्रॉस करा के देखेंगे या ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे? ट्रैक रिकॉर्ड चेक होगा। क्या चेक होगा? उसमें सारा पता लगेगा डिसऑर्डर किस तरह से आगे पास हो रहा है, किस तरह से आगे। इट इज ए रिकॉर्ड ऑफ, इट इज ए रिकॉर्ड ऑफ inheritance of a character. It is a record of inheritance of a character or disorder for few generation that gives an idea that whether the disorder is dominant, oblique recessive, or autosomal oblique allosomal. Next line. First of all, use for the study of inheritance of hemophilia in royal family of Great Britain,
क्वीन विक्टोरिया was the carrier of this disorder. Queen Victoria was the carrier of this disorder. Specific symbol are used in the pedigree. हाँ बच्चों, सबको सिंबल याद है? सिंबल में कोई डाउट? आइए बोर्ड पर। वो पर्सन जिसका पहली बार बैंड बजता है वो क्या कहलाता है? प्रो बैंड। प्रो बैंड, पहला बैंड जिसका बजा वो क्या कहलाएगा? मतलब जो पहला फैक्टर पर्सन है वो क्या कहलाएगा? अगर ये प्रो बैंड कोई फीमेल है और अगर मेल है तो, फीमेल है तो, मेल है तो, हाँ हाँ, जिसका पहली बार बैंड बजा वो, अगर फीमेल का बजा तो प्रोसीता, प्रोपोजिता, हाँ, रिसीते। अब बोर्ड पर बच्चे, अच्छा कोई थ्योरी लिखेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे पहले, फिर थ्योरी में जाएंगे। पहले मैं ऑटोसोमल पे काम कर रहा हूं। हाँ लाला, किस पे काम कर रहा हूं? कोई नोट नहीं करेगा मेरे साथ? अगर बच्चे मैं डोमिनेंट डिसऑर्डर मान लूं, क्या मानूं मैं? तो ये बोलो नॉर्मल या अफेक्टेड? अगर मैं डोमिनेंट डिसऑर्डर मानूं तो डिजीज पर्सन के कितने जीनोटाइप हैं और नॉर्मल का? तो क्या कह दूं, डोमिनेंट डिसऑर्डर के केस में नॉर्मल पर्सन का जीनोटाइप कंफर्म है। किसका कंफर्म है, नॉर्मल का या डिजीज का? तो रेसेसिव के केस में तुम बताओ, डिजीज का। डोमिनेंट के केस में नॉर्मल का, तो रेसेसिव के केस में। हमारे से पहला ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको डिसऑर्डर का नाम दे दिया जाता है, डिसऑर्डर का नाम, और आपसे पूछा जाता है जीनोटाइप। क्या पूछा जाता है? तो डिजीज को अंडरलाइन करो, डिजीज को, और ये सोचने की कोशिश करो वो डोमिनेंट डिसऑर्डर है या वो रिसेसिव डिसऑर्डर है। डोमिनेंट है या? क्वेश्चन लिखो, गिवन पेडिग्री इज ऑफ एल्बिनिज्म, ये जो पेडिग्री आपको मैंने दी है, ये पेडिग्री लाला मान लेते हैं एल्बिनिज्म की है। किसकी है? बनाओ पेडिग्री। अब ये बताइए एल्बिनिज्म किस तरह का डिसऑर्डर है? रिसेसिव। ठीक है, आओ बोर्ड पे। अभी तो सिंपल बात समझा रहा हूं। ये होगी हमारी फर्स्ट जनरेशन। कौन होगी हमारी? ये होगी हमारी, और ये होगी हमारी। फर्स्ट जनरेशन में एक को मैंने क्या कह दिया? पी। एक को मैंने क्या कह दिया? क्यू। सेकंड में क्या कह दिया? पी क्यू आर एस, पी क्यू आर। जैसे आपको बोला थर्ड क्यू, तो क्या है थर्ड क्यू? नॉर्मल है या अफेक्टेड है? रोमन सिंबल आपको बताता है जनरेशन। क्या बताता है?
पी और क्यू बताता है उसके मेंबर, हॉरिजॉन्टल लाइन बताती है मेटिंग, क्या बताएगी, और वर्टिकल लाइन इनके बच्चे। किस तरह का डिसऑर्डर है, रिसेसिव। तो रिसेसिव में किसका जीनोटाइप कंफर्म है, नॉर्मल का या डिजीज का। तो ये क्या हो गया हमारा स्मॉल ए, ये क्या हो गया, अगर लाला ये स्मॉल ए है, ये कैपिटल ए हो सकता है, क्या है ये स्मॉल ए, बोलते चलो कैपिटल ए, कैसे पता लगा कैपिटल स्मॉल ए, आगे बस में। अगर हमें यह पता लगा डिसऑर्डर किस कैटेगरी का है, तो क्या हम सबका जीनोटाइप डिसाइड कर लेंगे। लिखो कॉपी में सबका जीनोटाइप। तो ये तो सबसे सिंपल फॉर्मेट का क्वेश्चन है, जहां आपको डिसऑर्डर का नाम दे दिया गया और क्या पूछ लिया गया, जीनोटाइप। क्या पूछ लिया गया, किसी बच्चे को कोई डाउट। सेकंड केस में जाएंगे। सेकंड में क्या कर सकता है लाला, सुनो, जीनोटाइप नहीं दिया, पेडिग्री दे दी, डिसऑर्डर का नाम दे दिया, प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा, लिखो, इफ सेकंड आर marry with second are marry with normal son of a albinic father. Second are marry with normal son of a albinic father, then what will be the probability? 1/4. What will be the probability of their child to become normal? नहीं 1/4, नहीं 1/4, दुष्ट आत्मा मास्टर से आगे भाग रहे, आगे। हाँ लाला देखो, सेकंड आर कौन हुआ, सेकंड आर सेकंड जनरेशन का, पहचानो इसका जीनोटाइप, कैपिटल ए, नॉर्मल सन, इसका मतलब कैपिटल ए या फिर ऑफ ए, जीनोटाइप आप ही को डिसाइड करना है। डन, अब हो जाएगा, जल्दबाजी मत करो। आपको नॉर्मल भी पूछ सकता है, एल्बिनिक भी पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड टू बिकम कैरियर ऑफ द डिसऑर्डर। तो 2/4, 2/, जल्दबाजी नहीं करनी है ना, अभी सीखना है। हाँ लाला, दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्लियर हुआ। पहले टाइप का क्वेश्चन तो क्या है, डिसऑर्डर का नाम दे देगा और क्या पूछ लेगा, जीनोटाइप। दूसरा क्या है, डिसऑर्डर का नाम दे दिया और क्रॉस करवा के प्रोबेबिलिटी पूछेगा, क्रॉस करवा के। कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन पेडिग्री इज ऑफ मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, गिवन पेडिग्री इज ऑफ मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। यही पेडिग्री है बच्चे, कोई चेंज नहीं करना, आपको दोबारा बनाना है। क्यों, जीनोटाइप बदल जाएंगे, समझ गए सर, जीनोटाइप, मैं पेडिग्री नहीं बदल रहा, लेकिन आपके जीनोटाइप बदल जाएंगे। बनाओ पेडिग्री और सबके जीनोटाइप डिसाइड करो। क्या हुआ भाई,
मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी किस कैटेगरी का डिसऑर्डर? ऑटोसोमल डोमिनेंट। अभी मैं नोट करवाऊंगा सारे ना, इसलिए बताता चल रहा हूं तुम्हें तो क्या है। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी किस कैटेगरी का डिसऑर्डर होगा? ऑटोसोमल। तो डोमिनेंट डिसऑर्डर के केस में किसका जीनोटाइप कंफर्म होता है? नॉर्मल का। किसका? तो आप नॉर्मल का जीनोटाइप लिखो, दूसरे का जीनोटाइप अपने आप पता लग जाएगा। समझ गए सारे बच्चे? हाँ बच्चे, किसी को कोई भी डाउट जीनोटाइप निकालने में? एक बार टैली करें, चलो टैली करते हैं। कौन सा डिसऑर्डर डोमिनेंट है रिसेसिव? ये बोलो। हो गया? ये बोलो। क्यों कैपिटल ए क्यों नहीं? अगर एक कैपिटल ए होता तो सारे बच्चे डिजीज होते, लेकिन सारे बच्चे डिजीज, इसका मतलब ये कैपिटल ए। ये बोलो। अच्छा ये बोलो, क्यों लला कैपिटल ए क्यों नहीं? श्योर है यहां से एक स्मॉल ए आया ही आया? आया ही, तो क्या हो गया कैपिटल ए स्मॉल ए। कोई डाउट? इफ थर्ड क्यू मैरी विद डिजीज डॉटर ऑफ ए नॉर्मल फादर, थर्ड क्यू मैरी विद डिजीज डॉटर of a normal father, then what will be the probability? What will be the probability of their child to become आंसर बोलो। अच्छा वेट करोगे अब? आंसर नहीं निकाला अब? नॉर्मल 1/4। क्या दिया मैंने? थर्ड क्यू। तो थर्ड क्यू क्या है बोलो? कैपिटल ए क्रॉस किससे हुआ है? नहीं किससे हुआ है? डिजीज डॉटर। क्लियर? ऑफ ए आया समझ में? आ जाएगा आंसर? ये तो हमारे क्वेश्चन के पहले दो फॉर्मेट। अब हम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, जहां आपको डिसऑर्डर का नाम नहीं दिया जाएगा, नहीं बताया जाएगा कैसा डिसऑर्डर है। अब आपको पहचानना है वो डोमिनेंट है या वो रिसेसिव। अभी तक तो मैं बता रहा था डोमिनेंट या, अब आपसे पूछा जाएगा डोमिनेंट या रिसेसिव बोर्ड पर। आगे सारे बच्चे देखो, डोमिनेंट डिसऑर्डर पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अगर आपको किसी पेडिग्री में कपल अफेक्टेड दिखाई दे रहा है, कपल
अफेक्टेड दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब इस डिसऑर्डर के डोमिनेंट होने के चांस है। कंफर्म नहीं हुआ? कंफर्म है, चांस है। और अगर इसका बच्चा नॉर्मल आ जाता है तो कंफर्मेटरी ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है। डोमिनेंट लगा के देखो लाला, ये डिसऑर्डर रेसेसिव हो ही नहीं सकता। रेसेसिव मान के क्वेश्चन करने की कोशिश करते, करें कोशिश। रेसेसिव मान लो, जीनोटाइप, ये बच्चा इसका तो नहीं है, बाकी हमें मतलब नहीं। श्योर हो गया? केवल केवल डिसऑर्डर श्योर नहीं हुआ, जीनोटाइप भी कंफर्म हो गई। जीनोटाइप भी। अब सुनो मेरी बात, मैंने क्या कहा, अगर कपल अफेक्टेड है तो हम डोमिनेंट में श्योर। श्योर कब होंगे? जब अफेक्टेड कपल का बच्चा, मान ले बच्चे इसका बच्चा अफेक्टेड आ गया, अब ये डोमिनेंट भी हो सकता है। हम डोमिनेंट में कंफर्म कब होंगे? जब कपल अफेक्टेड हो और बच्चा, कपल बच्चा। रिसेसिव के केस में अगर आपको कपल नॉर्मल दिखाई दे रहा है, कपल, तो रिसेसिव का चांस है, रिसेसिव का। और अगर इसका बच्चा अफेक्टेड आ जाता है तो पक्का ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। डोमिनेंट डिसऑर्डर मानकर करने की कोशिश करो, हो ही नहीं पाएगा। डोमिनेंट डिसऑर्डर, इसका मतलब ये क्या हो गया, स्मॉल स्मॉल है, ये या तो कैपिटल है या फिर वो कैपिटल है कहां से आ रहा है? नहीं, वाइड बॉल काउंट नहीं होगी, वाइड बॉल काउंट ना, नो बॉल काउंट होगी। समझ गए सारे? मैं फिर हिंट दे रहा हूं, केवल कपल नॉर्मल है तो आप रेसेसिव पे श्योर। आप श्योर कब होंगे? अगर आपको किसी भी पेडिग्री में ये हिंट नहीं मिलता, ये हिंट, तो आप नहीं बता सकते वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है। ये पेडिग्री चेक करो। पहली जनरेशन में कोई हिंट है या नहीं है? कोई हिंट? दूसरी मीटिंग में आ जाओगे, हिंट है या नहीं है? हिंट, तो आप नहीं बता सकते ये डिसऑर्डर डोमिनेंट है या, ये डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी। हमने इसी एक पेडिग्री से दो क्वेश्चन सोल्व किए, एक डोमिनेंट मान के किया और एक, दोनों पे अप्लाई होगी नहीं होगी? दोनों पे अप्लाई। जब तक आपको ये हिंट नजर नहीं आता तब तक आपको रुकना नहीं है। रुकना, हाँ अब बोलो, हिंट है या नहीं है? तो रुके आगे बढ़े, रुके आगे बढ़े, है? धरना दे लो, दे लिया? क्या लग रहा है? लग रहा है कंफर्म? कैसा डिसऑर्डर है? कैसा डिसऑर्डर है? क्वेश्चन नंबर 3, गिवन पेडिग्री रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर? गिवन पेडिग्री रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर? ये है बच्चे क्वेश्चन नंबर 3। ऑप्शन लिखो, पहला, पहला ऑप्शन मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। दूसरा हंटिंगटन कोरिया, हंटिंगटन कोरिया, सुना हुआ है? हंटिंगटन कोरिया। तीसरा पॉलीडेक्टाइली, और फोर्थ SCA, सिकल सेल। पहले तीनों केस AR हैं, लिख लो, पहले तीनों हो गए AR। पहले वाले तीनों केस किसके हैं? AR।
ऑटो, अरे सॉरी 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 सॉरी, एडी एडी एडी, एडी के 3 ही केस है हमारे पास, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, हंटिंगटन कोरिया, पॉलीडेक्टाइली। ओके, और चौथा केस क्या है आपके पास, एआर। बनाओ पेडिग्री और देखो हिंट कहां नजर आ रहा है। आप गोला नहीं मारोगे, आप गोला वहां मारोगे जहां हिंट नजर आएगा, समझ गए? जहां आपको हिंट मिल गया वहां सर्कल मार लेना। हल्ला, क्या तरीका बताया मैंने, 1 बाय 1 सारी मीटिंग चेक होगी। क्या पहली मीटिंग में हिंट है? नहीं है। दूसरी मीटिंग में हिंट, थर्ड में हिंट, लो सर्कल में क्या नजर आ रहा है? रेसेसिव कंफर्म हो गया या चांस है? नहीं, मीटिंग से चांस है। क्या इसका बच्चा अफेक्टेड आ रहा है? तो क्या कंफर्म हो गया? ओके, हिंट लिखो। अफेक्टेड कपल हैव ए नॉर्मल चाइल्ड। अफेक्टेड कपल हैव ए नॉर्मल चाइल्ड। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, रिवर्स मारो। नॉर्मल कपल हैव ए अफेक्टेड चाइल्ड। नॉर्मल कपल हैव ए अफेक्टेड चाइल्ड, thus it is a recessive disorder. Thus it is a recessive disorder. ठीक है, मैं बच्चे थोड़ा सा रिवर्स चलता हूं, आपने जो पहले पढ़ा हुआ उसको एक बार निकलवा रहा हूं। ऑटोजोमल एलोजोमल पर काम करने की जरूरत पहले नहीं है, पहले किस पे काम करो, डोमिनेंट और क्या पहचान लिया, रिसेसिव। ऑप्शन में चले जाओ, ऑप्शन में एक ही रिसेसिव बाकी सब डोमिनेंट है, एक ही बाकी सब। तो हमें ऑटोजोमल एलोजोमल पे काम, एलोजोमल कैसे काम करेंगे अगली फेज में बताऊंगा, अभी 3 क्वेश्चन यहां करेंगे। आई बस समझ में? क्वेश्चन नंबर 4, गिवन पेडिग्री रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर। गिवन पेडिग्री रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर। भागो मत ना। पहला ऑप्शन पीकेयू, दूसरा एकेयू, तीसरा एससीए, चौथा हंटिंगटन। पहले वाले तीनों क्या है और ये क्या है? बनाओ कॉपी में, कॉपी में बनाओ तो खुद पता लग जाएगा कहां हिंट नजर आ रहा है। ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4। हाँ लाला, पहली मीटिंग में कोई हिंट है या नहीं है? हाँ, नहीं है ना? नहीं सीरियसली, सेकंड मीटिंग में आगे बढ़े, थर्ड मीटिंग में क्या हिंट है? दोनों अफेक्टेड नजर आ रहे हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है? अब कंफर्म करो, क्या बच्चा नॉर्मल है? तो क्या कंफर्म हो गया, डोमिनेंट डिसऑर्डर।
क्लियर? चलो हिंट लिख लो. It is a dominant disorder. It is a dominant disorder as affected couple have normal child. As affected couple have normal child. Affected couple have normal child. Okay. Question number 5. ये है क्वेश्चन नंबर 5. Given pedigree represent which type of disorder? ऑप्शन में दूंगा ही नहीं. क्वेश्चन नंबर 5. दो मीटिंग है, क्या दोनों मीटिंग में कोई हिंट है या नहीं है? तो क्या बता सकते हो? तो इट में भी और इट में भी ऐसे, मतलब एक पेडिग्री के क्या एक से ज्यादा आंसर भी पॉसिबल है या नहीं है? एक से ज्यादा आंसर भी पॉसिबल, और हो सकता है ये मिल जाए डेटा इनसफिशिएंट. डेटा इनसफिशिएंट. लिख लेंगे. कांट बी प्रिडिक्टेड. कांट बी प्रिडिक्टेड as we do not have any hint नेक्स्ट. अब क्वेश्चन फॉर्मेट नहीं, अब डायरेक्ट. ये है क्वेश्चन नंबर 6. क्या सारे बच्चे मां पे जा रहे हैं? करो चेक. माँ कैसी है? सारे बच्चे. मदर? सारे बच्चे. मदर? सारे बच्चे. क्या सारे बच्चे माँ पे जा रहे हैं? तो किसका केस बन रहा है? साइटोप्लाज्मिक. It is a case of maternal influence. It is a case of maternal influence as all child are similar. All child are similar to the mother. All child are similar to the mother. If
any one child is different from mother, if any one child is different from mother, then it never can be cytogene. If any one child is different from his mother, then it never can be cytogene. हाँ लाला, साइटोजिन का केस केवल कब होगा? जब सारे बच्चे वहां पे जाएंगे तभी वो साइटोजिन का केस है, वरना वो साइटोजिन का केस नहीं है. ओके, अब हम थ्योरी पे आएंगे. हेडिंग डालेंगे ऑटोसोमल, दो पार्ट करेंगे, डोमिनेंट एंड रिसेसिव. ऑटोसोमल हेडिंग डाल के दो पार्ट, डोमिनेंट एंड रिसेसिव. यहां तक का काम पूरा कर लो, पहले पॉइंट तक का. यहां एक लाइन में ऐड कराऊंगा. डोमिनेंट के केस में कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल स्मॉल ए कैसा है? डिजीज. स्मॉल ए नॉर्मल. डोमिनेंट डिसऑर्डर में नॉर्मल के कितने जीनोटाइप हैं? एक. और डिजीज का? तो डोमिनेंट डिसऑर्डर के केस में किसका जीनोटाइप कंफर्म होगा? लिख लेंगे, जीनोटाइप ऑफ नॉर्मल पर्सन इज कंफर्म्ड. चलो चलो, हाँ इधर क्या लिखोगे? जीनोटाइप ऑफ डिजीज पर्सन इज कंफर्म्ड. ओके. सेकंड, ये बाद में बनेगा या पहले बना लो? फिर इसमें थोड़ी लिखाता हूं, पहले बना लो. चलो, लिखो. इफ couple is affected, if couple is affected, then there is the chance of dominant disorder. If couple is affected, then there is the chance of dominant disorder. And if their child is normal, then it is confirmatory dominant disorder. Child is normal, then it is confirmatory क्या आएगा? dominant disorder. बोलो इधर क्या लिखोगे? If couple is normal, then is a chance of recessive disorder. If couple is normal, then there is chance of recessive disorder. And if their child is affected, then it is confirmatory recessive disorder. एग्जाम्पल. हाँ लाला, इधर 3 एग्जाम्पल है, तीनों लिखो, आपको बताएं अभी. डोमिनेंट में मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, डोमिनेंट में मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, हंटिंगटन कोरिया, हंटिंगटन कोरिया, और तीसरा बोलो पॉलीडेक्टाइली. मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, हंटिंगटन कोरिया,
पॉलीडेक्टाइली। ओके, रेसेसिव में बहुत सारे हैं। PKU छोड़ दे बेटा, तेरे को फोर्स कर सकता है कोई? है कोई फोर्स करके पढ़ा सकता है? जब गधा पानी नहीं पीना चाहता तो कैसे पिलाओगे? तो पेपर भी छोड़ देना है। PKU, AKU, SCA, एल्बिनिज्म लिखते चलो। PKU, AKU, एल्बिनिज्म, SCA, टे-शैक डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया। PKU, AKU, SCA, एल्बिनिज्म, टे-शैक डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया। क्वेश्चन में ज्यादा ये मिलते हैं, SCA या एल्बिनिज्म, ये ज्यादा मिलते हैं, है ना? और तीसरा चांस हम लेते हैं नहीं, PKU से ज्यादा AKU, गैरेड वाली, एल्केप्टॉन यूरिया, ब्लैक यूरिन। ओके, चलिए अब आओ एलोसोमल। हेडिंग डालेगी एलोसोमल। हाँ, एलोसोमल के केस में अब हमारे पास दो प्रोबेबिलिटी है, या तो एक्स लिंक्ड या फिर वाई लिंक्ड। कैसे पहचानोगे? ओनली मेल एंड ऑल मेल आर अफेक्टेड। याद करो बच्चे, वाई लिंक्ड हॉलैंड्रिक जीन है, क्या है? तो कहां जाएगा डिसऑर्डर, मेल में या फीमेल में? एक मेल में, सारे मेल में? जहां जहां वो वाई जाएगा वो अफेक्टेड। तो एक मेल या सारे मेल? ओनली मेल एंड ऑल मेल। ओनली मेल एंड, दोनों कंडीशन लगनी है। केवल मेल अफेक्टेड होना चाहिए और सारे मेल अफेक्टेड होना चाहिए। क्यों? वाई हमेशा फादर से सन में जाएगा ही। अगर फादर अफेक्टेड है और चार सन है तो चारों सन अफेक्टेड आएंगे। एक सन या चारों सन? चारों सन। क्यों? वाई फादर से सन में ही जाना है और उनके सन भी आगे अफेक्टेड ही रहेंगे। क्यों? फिर वो आगे सन में खत्म भाई। एक्स को दो पार्ट में बांट लो, XD XR। चलता चल भाई, किसका वेट कर रहे तू? है करी ना, गई लाला है। हाँ भाई, अब देखो XD की बात करते हैं। XD के केस में ये क्या हो गया बच्चों, नॉर्मल या अफेक्टेड? और ये क्या हो गए, अफेक्टेड। और ये, हाँ इधर बताओ, ये नॉर्मल। बनो, ये समझ में आई बात? हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जब हमने एक्स लिंक्ड डिस्कस किया था कि XD आर मोर कॉमन इन मेल देन फीमेल और मोर कॉमन फीमेल देन मेल। XD मोर देन मेल इन फीमेल और मोर देन फीमेल इन मेल। और XR हमेशा एक्स लिंक्ड में ना, सुनो,
डॉटर और फादर का कंसर्न देखा जाता है, फादर एंड डॉटर, वो कंफर्मेटरी होता है। फादर एंड, पहले इधर सुनो, बोर्ड पर आओ। अगर लाला एक्स डी का केस है, किसका केस है? फादर से एक्स हमेशा डॉटर में जाएगा, फादर से एक्स हमेशा। तो अगर फादर अफेक्टेड है तो सारी डॉटर अफेक्टेड आएंगी ही, क्योंकि फादर से एक्स हमेशा। लिखो पहला हिंट। लेकिन एक्स डी में, इफ फादर इज अफेक्टेड देन ऑल डॉटर विल बी अफेक्टेड। इफ फादर इज अफेक्टेड देन ऑल डॉटर विल बी अफेक्टेड, बिकॉज फ्रॉम फादर एक्स इज ऑलवेज रिसीव्ड बाय डॉटर, बिकॉज फ्रॉम फादर X is always received by daughter। इस पे लगा लो स्टार, ये काम आता है ज्यादा। रिसेसिव के केस में आओ, अपन ने केस किया हुआ है। अगर लाला मदर कलर ब्लाइंड है तो सारे सन कलर ब्लाइंड ही आएंगे, क्योंकि सन एक्स हमेशा मदर से लेते हैं। सन एक्स हमेशा, लिख लो रिसेसिव के केस में, इफ मदर इज अफेक्टेड देन ऑल सन विल बी अफेक्टेड। इफ मदर इज अफेक्टेड देन ऑल सन विल बी अफेक्टेड। ये इतना अच्छा हिंट नहीं है, नहीं है, बताता हूं। सबसे बेस्ट हिंट है फादर टू डॉटर, फादर टू, क्यों? ये कंफर्म हिंट है कि फादर से एक्स डॉटर में जाएगा। मदर का हिंट ज्यादा अच्छा, क्यों? मदर से एक्स सन में भी जाता, और लेकिन फादर टू डॉटर का हिंट कंफर्म हिंट है। मैम क्या लिखो उसमें? इफ मदर इज देन ऑल सन विल बी, बिकॉज सन ऑलवेज रिसीव एक्स फ्रॉम मदर। अब सबको एक्स आर का कंफर्म हिंट याद कराता हूं, याद करो। अगर फादर नॉर्मल है तो डॉटर का भी कलर ब्लाइंड, ये कंफर्म हिंट है कि फादर नॉर्मल दिख रहा है, फादर और डॉटर अफेक्टेड दिख रही है, तो ये एक्स आर केस हो ही, ये लिखने पहले एक्स आर में। इफ फादर इज नॉर्मल डॉटर नेवर कैन बी अफेक्टेड। इफ फादर इज नॉर्मल डॉटर नेवर कैन बी अफेक्टेड। ये कंफर्म है भी, स्टार लगा लेना इस पे। यहां भी हमारे पास एक हिंट और है, लेकिन इतना मजेदार नहीं है। ये लिखवा देता हूं, छोड़ा देंगे, एक एक क्रॉस करवा दूंगा, एक एक कंफर्म रहेगा। डोमिनेंट के केस में ध्यान दो सारे बच्चे, डोमिनेंट के केस में अगर मदर नॉर्मल है तो सन कभी अफेक्टेड नहीं आएगा। अगर मदर नॉर्मल है तो सन कभी, क्यों? सन के पास एक ही तो एक्स है, एक ही तो, और वो कहां से आता है? इतना अच्छा हिंट, बेस्ट हिंट है फादर टू डॉटर। देखो मेरी तरफ, फादर टू एक्स डी के केस में अगर फादर अफेक्टेड है तो सारी डॉटर, और एक्स आर के केस में अगर फादर नॉर्मल है डॉटर का भी अफेक्टेड। ये कंफर्म हिंट है। क्यों कंफर्म हिंट है? ये इनहेरिटेंस फिक्स्ड है कि फादर से एक्स डॉटर में ही जाना है, फादर से एक्स डॉटर में जाना है। लिख लो इधर, इफ मदर इज नॉर्मल, इफ मदर इज नॉर्मल then
son never can be affected. Son never can be affected. फिर से क्वेश्चन स्टार्ट। ये पेडिग्री है। और अब ये हिंट है। प्रोजेक्टर का रिमोट और पासवर्ड। ओए चलो चलो चलो। क्यों? अपने कोशिश की थी पहले, नहीं हुआ था, रहने देते हैं। क्वेश्चन है, करो ऑन करो, देखते हैं पर ऑन करो। ऑन ही है, ऑन ही, आप रिमोट से ऑन करो। क्यों? रिमोट ही खराब है, कर बेटा। हाँ लाला, कहीं हिंट नजर आया? पासवर्ड दो इसका, पासवर्ड, पासवर्ड चाहिएगा। दिक्कत आ रही है। नहीं नहीं नहीं, लाइट बंद मत करो, ये सेटिंग गड़बड़ है। अच्छा, ये तो उससे कनेक्ट है। तो उसमें शिफ्ट कर देंगे फाइल, क्लास के बाद करेंगे, मैं करवाता हूँ, बंद कर दो। हाँ, कहीं कोई हिंट नजर आया? कहीं हिंट नहीं है? दुष्ट आत्मा, क्या यह हिंट है? आगे बढ़े, क्या हिंट है? आगे बढ़े, क्या हिंट नजर आ रहा है? कैसा डिसऑर्डर बन रहा है? रिसेसिव। क्या हम रिसेसिव में कंफर्म हो गए? तो हम 50-50 पे आ गए। किस पर आ गए? अब आपके पास दो रिसेसिव केस आ रहे हैं, ए आर एंड द एक्स आर। ए आर एंड द, क्या ये एक्स आर है? क्यों? क्या डॉटर अफेक्टेड आ रही है? डॉटर, फादर, तो ये बोलो, एक्स आर क्या है? ए आर। एक्स आर क्या है? ये लिख लेंगे। इट इज ए रेसेसिव डिसऑर्डर बट कांट बी एक्स आर। इट इज ए रेसेसिव डिसऑर्डर but can't be XR because father is normal but daughter is affected. Father is normal but daughter is affected. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट करो। हाँ, चेंज हो गया क्वेश्चन, बस इसके बाद और नोट नहीं कराऊंगा। नोट बाद में करना, आंसर तो बता दो। पहला बताओ, डोमिनेट या रिसेसिव? कंफर्म हो गया। अब देखो लला, फादर अफेक्टेड है, सारी डॉटर अफेक्टेड, सारी डॉटर अफेक्टेड। अगर एक्सडी का केस होता तो फादर अफेक्टेड है या नहीं है, पर सारी डॉटर अफेक्टेड, तो एक्सडी का केस क्या डोमिनेंट डिसऑर्डर है या नहीं है? श्योर हो गया डोमिनेंट है, बट एक्सडी क्यों नहीं है? सारी डॉटर अफेक्टेड, सारी डॉटर अफेक्टेड,
अब छोड़ दो सारी बातें, अब बोर्ड पे सुनो, केवल 5 मिनट मेरे पास। अब कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। सबसे पहले गिवन पेडिग्री में 1 by 1 मीटिंग चेक करनी है। सारे सुन लो, बात छोड़ दो सारे। पहला काम क्या है? 1 by 1 सारी मीटिंग चेक करनी। 1 by 1 सारी, जब तक वो हिंट ना मिल जाए तब तक मीटिंग चेक करते रहो। क्या हिंट है? आगे बढ़, जो हिंट है आगे बढ़, जो हिंट है। किसका हिंट आ रहा है? कंफर्म कर लिया? क्या कंफर्म कर लिया आपने? डोमिनेंट डिसऑर्डर हो गया। इतना कंफर्म करने के बाद में ऑप्शन में आ जाओ। कहां गए? क्या कंफर्म कर लिया? डोमिनेंट। हो सकता है लाला ऑप्शन में एक ही डोमिनेंट हो, बाकी सारा रिसेसिव। हो सकता है हमें ऑटोजोमल और एलोजोमल पे काम ही ना करना पड़े, काम ही एक ही डोमिनेंट, बाकी सारा रिसेसिव, है ना। तो ऑटोजोमल एलोजोमल जनरली आपको पहले सिखाया जाता है, लेकिन मैं उसको पहले नहीं सिखा रहा, मैं पहले काम कर रहा हूं डोमिनेंट और रिसेसिव। हो सकता है ऑटोजोमल एलोजोमल पे काम ही ना करना पड़े। जैसे पहले क्वेश्चन किए थे, हमें ऑटोजोमल एलोजोमल को सोचना ही नहीं था, सोचना ही क्यों, हम क्या कंफर्म कर बैठे कैसे डिसऑर्डर। अब कोई नोट नहीं करेगा। अब जल्दी जल्दी मेरे को आंसर चाहिए, जल्दी बोलो, फास्ट आंसर। रिसेसिव कैसे बताया? कपल, नॉर्मल, क्या कंफर्म हो गया? क्या ये एक्स आर हो सकता है? एक्स आर क्यों नहीं हो सकता? यहां देख लो, यहां फादर अफेक्टेड है, डॉटर, अच्छा यहां देखो सन नॉर्मल आ रहा है, मदर सन, इसका मतलब ये केस नहीं है। केस बोलो, डोमिनेंट या रिसेसिव? कैसे बताया? क्या कपल नॉर्मल है? क्या बच्चे अफेक्टेड है? किसका केस हो गया? किसका केस हो गया? अब रिसेसिव में ए आर या एक्स आर? वाई नॉट द एक्स आर? अब बताओ, बता सकते हैं? क्यों नहीं बता सकते? कोई हिंट नजर? कैसे बता दिया? कपल और बच्चा नॉर्मल आ रहा है, कपल बच्चा, किसी भी लेवल पर आपको हिंट मिल सकता है। जब तक हिंट नहीं मिलता तब तक आपको मीटिंग रोकनी। कब तक रीड करते जाओगे मीटिंग? जब तक हिंट नजर। चलिए एक ट्राई और करेंगे, बताओ क्या कोई हिंट यहां नजर आ रहा है? बोलते चलो, नहीं, आगे बढ़ जाए। क्या यहां कोई हिंट नजर आ रहा है? आगे बढ़ जाए। क्या अब कोई हिंट नजर आ रहा है? आगे बढ़ जाए। आया? तो कंफर्म करो, क्या आया? डोमिनेंट। क्या आया? क्या आया? क्या आया? अब बोलो, डोमिनेंट या रिसेसिव? गुड, अब बोलो, नहीं पता? अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो। डन। प्रोजेक्ट नहीं चला, 15-20 क्वेश्चन और पड़े थे, उसी को करवाया था, है ना। कल फाइल उस पर ट्रांसफर कर लेंगे। आगे बस में मॉड्यूल में आपके पास एक रेस है, रेस में भी बहुत सारे क्वेश्चन। दो चीज दिमाग में बिठा लो, दो चीज दिमाग में बिठा लो, पेडिग्री का आंसर 5 सेकंड में आएगा। पहले वर्क किस पे करो? डोमिनेंट और वर्क कर लिया, ऑप्शन में चले जाओ। चले गए? अगर ऑप्शन में आपको दो एक रेसेसिव मिले, मतलब ए आर और एक्स आर मिले, तब तो उस पर काम करने की जरूरत, वरना उस पर काम ही। समझ गए? अब कुछ क्वेश्चन कलर ब्लाइंडनेस के जीनोटाइप में से आ जाता है। कलर ब्लाइंडनेस के, वो कल ट्राई करते हैं, कलर ब्लाइंडनेस के जीनोटाइप बेस्ड क्वेश्चन। बात समझ में कैसे काम करना है ना।
पहले काम किस पे करोगे, ऑटोजोमल, एलोजोमल या डोमिनेंट रिसेसिव? इसके लिए 1 बाय 1 सारी मीटिंग चेक करनी है। 1 बाय 1 सारी मीटिंग, जब तक सारी मीटिंग में कोई ही ना मिले तब तक आगे बढ़ते जाना है ना। तो मॉड्यूल के और रेस के सारे क्वेश्चंस करके लाएंगे, ठीक है।